आधी रात का समय है। भीमा गांव के सरपंच के घर पर लेटा हुआ सो रहा है। भीमा सरपंच का दूर का रिश्तेदार है। अचानक सरपंच ने आकर भीमा को उठा दिया। क्या हुआ सरपंच जी? आधी रात के समय आपने मुझे क्यों उठा दिया? सब कुछ ठीक तो है? गांव से तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, उनकी तबीयत सही नहीं है, सुबह तुम घर चले जाना। क्या पिताजी की तबीयत सही नहीं है? तो फिर मैं सुबह घर पर क्यों जाऊं? अभी क्यों नहीं? मैं अभी जाता हूँ। अरे अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है। वो क्या है, मुझे सुबह देरी से उठने की आदत है, तो इसलिए मैंने तुम्हें अभी बता दिया। अभी तुम जाओ, आराम से सो जाओ। नहीं सरपंच जी, आपने पिताजी की तबीयत के बारे में मुझे बताकर मुझे विचलित कर दिया है। और वैसे भी मेरा गांव यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही तो है। अभी 15 या 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बात वो नहीं है भीमा, तुम तो जानते हो कि हमारे गांव से आगे जो जंगल पड़ता है वहाँ पर भूतों का दबदबा है। तुम बेवजह मुसीबत में पड़ जाओगे। सरपंच चाचा, अब वो दिन दूर नहीं जब मानव मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाएगा। भला भूतों से मंगल ग्रह का कॉलोनी का क्या लेना देना? मैं ये कहना चाहता हूँ चाचा कि ये सब पुरानी किसी घिसी पिटी कहानी की तरह है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और वैसे भी मैं भूत प्रेत, पिशाच चुड़ैल, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। सरपंच ने भीमा को बहुत समझाया, मगर भीमा नहीं माना। भीमा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उस जंगल की सीमा पर पहुंचा ही था कि तभी जंगल में डरावनी आवाजों का शोर आना शुरू हो जाता है और भीमा के दोनों टायर पंचर हो गए। भीमा की बाइक रुक गई। अजीब बात है, मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर कैसे हो गए? और ये आवाजें कैसी आ रही हैं? दरअसल वो आवाजें कक्काल के दोनों चेले टीपू और सुल्तान निकाल रहे होते हैं, जिन्हें भीमा नहीं देख पा रहा था। हेलो बम चिका बम 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 चिका बम बम बम। बस करो टीपू और सुल्तान, इतनी घटिया आवाजें निकालोगे तो कुछ दिनों बाद लोग डरावनी आवाजों से डरना भी बंद कर देंगे। कोई नई आवाज निकालो। तुम भूत हो या कोई घटिया संगीतकार? भूत बॉस, अब हम कोई संगीतकार तो है नहीं, हमें तो बस ऐसी ही डरावनी आवाज निकालने आती है। लगता है तुम दोनों भी भोलू भूत की तरह निकम्मे और नाकारा हो गए हो। बस कीजिए भूत बॉस, हमारी तुलना उस भोलू निकम्मे से मत करिए। एटलीस्ट हमने भोलू से पहले आपको ज्वाइन किया है, सो प्लीज गिव सम रिस्पेक्ट। टीपू सही कह रहा है, कहा हम दोनों और कहा वो डरपोक भूत भोलू। रुकिए, देखिए हम कैसे डराते हैं इसको। भीमा अपनी बाइक के टायरों को देख ही रहा होता है कि तभी टीपू और सुल्तान डरावने चेहरे में उसके सामने आ जाते हैं। भूत? इसका मतलब सरपंच चाचा सही बोल रहे थे। इस जंगल में तो वास्तव में भूत रहते हैं। क्या तुझे पहले से नहीं पता था कि यहाँ पर भूत रहते हैं? तब भी तू यहाँ पर मरने के लिए चला आया। मुझे जाने दो भूत भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं हमेशा सरपंच चाचा की बात को मजाक में उड़ा देता था। मूर्ख इंसान, जब भी भूत किसी के सामने आ जाता है तो वो इंसान दूसरों को बताने के लिए जीवित नहीं रहता। आज तो मैं तेरा अचार डालूंगा और मजे से पूरे साल इंसानी अचार खाऊंगा। भीमा बुरी तरह से डर जाता है। भीमा डर के मारे कांपते हुए अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। मूर्ख इंसान, हम भूतों से बचकर कहाँ तक भागोगे? भीमा भागते हुए गांव के दो निकम्मे और बेवड़े आदमियों टिंकू और हटेला से टकरा गया। अरे सरपंच जी, आप तो ऐसे भाग रहे जैसे कि कोई शरीफ आदमी किसी लड़की को छेड़कर भागता है। और ये क्या, आपकी सफेद मूंछ काली कैसे हो गई? और आपके बाल भी काले हो गए। आपका चेहरा भी थोड़ा सा बदला बदला सब मालूम पड़ रहा है। पागल हो गया क्या? तुझे ये कहां से सरपंच नजर आता है? ये तो कोई हूर परी मालूम पड़ती है। अरे बेवड़ो,
मैं सरपंच नहीं, सरपंच का दूर का रिश्तेदार भीमा हूँ। याद आ गया, याद आ गया, तुम तो रीमा हो। रीमा नहीं, भीमा, भीमा। हाँ हाँ ठीक है, तुम रीमा शीमा जो भी हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैंने सच में भूत को ही देखा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भीमा भाई। मैंने तो सुना है कि ताशा नगर गांव के लोग किसी से नहीं डरते, यहाँ तक कि भूत भी ताशा नगर गांव के लोगों से डर कर भाग जाता है। हटेला सही बोल रहा है। जाओ वापस जाओ और उन भूतों को सबक सिखा कर आओ। दिखा दो कि तुम भी ताशा नगर के शेर हो, शेर। इतना कहकर टिंकू और हटेला नशे में वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। भीमा वहाँ से भाग जाता है। टीपू और सुल्तान टिंकू और हटेला की बातें बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं। वो सीधे उड़ते हुए अपने भूत बॉस के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों खाली हाथ आ गए? कहीं वो इंसान भाग तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। भूत बिरादरी का नाम बदनाम हो जाएगा। भूत बिरादरी का तो वैसे भी नाम बदनाम हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी अभी हम सुनकर आ रहे कि ताशा नगर गांव के लोग भूतों से नहीं डरते, बल्कि भूत उनसे डरकर उल्टा भाग जाते। अच्छा, अब तो ताशा नगर वालों को सबक सिखाना ही होगा। ये अब हम भूतों की प्रतिष्ठा का सवाल है। टीपू और सुल्तान, भोलू, तुम कहीं भी हो, तुरंत इसी वक्त मेरे सामने आ जाओ। भोलू भूत आंखें मसलता हुआ कक्काल के सामने आ जाता है। तुम क्या कर रहे थे भोलू? आई एम स्लीपिंग भूत बॉस। बस आपकी आवाज सुनी और नींद में ही आपके पास आ गया। कितनी बार कहा है तुम्हें भोलू कि भूत रात में नहीं सोते? पूरी बात बताया करिए भूत बॉस। भूत ना तो रात में सोते हैं और ना ही किसी को सोने देते हैं। हाँ, ठीक है, गुस्सा मत करो सुल्तान भाई। बॉस इज ऑलवेज राइट। अबे भोलू के बच्चे, मुल्तान नहीं सुल्तान नाम है मेरा, सुल्तान भूत। चुप करो तुम दोनों। मैं चाहता हूँ तुम ताशा नगर गांव में आतंक मचा दो, और इतना आतंक मचाओ कि गांव के हर व्यक्ति की आंखों में मुझे डर दिखना चाहिए। ना 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 ना, अरे भूत बॉस, ऐसा क्या कर दिया बेचारे गांव वालों ने? आप क्यों उन गांव वालों को डराना चाहते हो? ये गलत बात है। हम सब अच्छे भूत बनते हैं ना। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सही और गलत का ज्ञान मत दिया करो, मत दिया करो। और भूत कभी अच्छे नहीं होते, हम उनका जीना हराम कर देंगे। जीना हराम नहीं भूत बॉस, मरना हराम कर देंगे। मत भूलिए हम सब मर चुके हैं और भूत हैं। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से। क्या करूं? मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन अगर भूत किंग की बात नहीं मानूंगा तो वो भूत लोक में मेरा रहना हराम कर देगा, और अगर मानता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? भूत किंग को गांव के लोगों को डराना ही है ना। उन्हें एक तरह से और तंग करने के और भी रास्ते हो सकते हैं। भोलू भूत ने देखा कि ताशा नगर गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था कि तभी एक इंसान मुखिया से बोला, राम राम मुखिया जी, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे ही घर पे गया था, लेकिन तुम मिले ही नहीं। मुखिया जी, मेरी पत्नी चंपा तो घर पर ही थी, उससे मेरे बारे में पूछ लेते। अरे तुम तो जानते हो कि मैं नारी का कितना सम्मान करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखता, ये पाप है। आज के कलयुग में आप जैसे महान व्यक्ति कहाँ मिलते हैं मुखिया जी। इतना कह के मुखिया वहाँ से चला जाता है। तभी भोलू भूत ने देखा कि उस इंसान की पत्नी चंपा वहाँ पर आ जाती है। अरे चंपा, तुम्हें पता है हमारे घर पर मुखिया जी आए थे, लेकिन मुझे मौजूद न पाकर वापस चले गए।
मुखिया जी के बारे में तो सभी जानते हैं जी कि वो अपनी स्त्री के अलावा किसी भी पराई नारी पर नजर नहीं डालते। अच्छा, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। क्यों ना आज थोड़ी शरारत की जाए, मजा आएगा। चल भोलू, हो जा शुरू। इन दोनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। भोलू भूत ने तुरंत मुखिया का रूप धारण कर लिया और चंपा के पीछे पीछे चलने लगा। एक्सक्यूज मी डियर, अरे कहाँ जा रही हो चंपा रानी? अब मुखिया जी आप मुझसे बातें कैसे कर रहे हैं? मैं तो तुमसे ही बात करने के लिए तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ चंपा जी। आपका तो दीवाना हो गया हूँ मैं। लेकिन मैंने तो अभी तक यही सुना था कि आप किसी पराई नारी पर नजर नहीं डालते। बिल्कुल सही कहा तुमने चंपा, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। और तो और मैंने तुम्हारे लिए एक नया गाना भी बनाया है। तुम कहो तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती मुझे बीच रास्ते में छेड़ते हुए? अरे वो पुरुष ही क्या जो स्त्री को ना छेड़े। चलो अब गुस्सा छोड़ो, गाना सुनो। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूके न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे देखकर इतना घटिया और पुराना गाना गाने की? अरे गाना ही गाना था तो डिस्को दीवाने गाता ना, हरामखोर बूढ़े। लगता है इस गांव की स्त्रियों में बड़ी जान है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। अगर हकीकत में मुखिया को ये डंडा पड़ जाता तो उसका तो काम तमाम हो जाता। तभी भोलू भूत ने देखा कि गांव की दो स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही होती हैं। एक विमला के बगल में 15 वर्षीय लड़का खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत काला है। देख रूपा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मुन्ने को हाथ मत लगाया कर। ये कैसी बातें कर रही हो विमला भाभी? मैंने तो तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगाया। मुन्ना बता रहा था तुमने उसके सर पर थप्पड़ मारा है और मेरा मुन्ना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मेरे मुन्ने को कोई भी हाथ लगाता है तो मेरा खून खौल उठता है। अरे 2 बार तो मैं अपने पति तक को पीट चुकी हूँ। आपको गलतफहमी हुई है विमला बहन। ये मेरे आंगन में लगे हुए अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था तो मैंने इसके सर पर मामूली सा हाथ मारा था, वो भी बड़े प्यार से। आइंदा ये हरकत मत कर लेना। मेरे बेटे की जब तक मर्जी होगी तब तक वो तुम्हारे घर पर खेलेगा। मत भूलो मेरे पति ने तुम्हारे पति को 10,000 रुपए उधार दिए थे। अगर मेरे बेटे का खेलना तुम्हें अपने घर पर इतना ही बुरा लग रहा है तो 10,000 रुपए मुझे वापस कर दो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मुन्ना के खेलने से मुझे क्या एतराज हो सकता है? जा मुन्ना, शाम तक खेलना और चाची के आंगन में जो पेड़ लगा है ना वहाँ से अमरूद भी तोड़कर लेकर आना। मुन्ना सीधे रूपा के घर में घुस जाता है। भोलू भूत के दिमाग में एक नया विचार आता है। भोलू भूत ने तुरंत रूपा का रूप धारण कर लिया और घर पर पहुँच गया। मुन्ना अमरूद तोड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी भोलू भूत रूपा के रूप में उसके सामने आ जाता है। क्या कर रहा है तू? दिखाई नहीं देता? अमरूद तोड़ रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि अमरूद तोड़ कर लाना। अच्छा, तो अब तेरी और तेरी माँ की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे ही घर आकर मेरे ही पेड़ से अमरूद तोड़ कर जाए। ज्यादा मत बोलिए चाची, नहीं तो मैं माँ से शिकायत कर दूंगा। शिकायत तो तू जब करेगा ना जब तू यहाँ से बोलने लायक जाएगा। आई, बचाओ, आई। तो ये बात है, अब तो मुखिया जी ही फैसला करेंगे। आज मैं अपने पति के 10,000 रुपए वसूल करके ही रहूंगी। चल मेरे साथ। विमला सीधे मुखिया के घर आ जाती है और सारी घटना मुखिया को बताती है। तुम्हें अपने पति को मेरे पास भेजना चाहिए था। तुम्हें पता ही है कि मैं पराई नारी को नहीं देखता। फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि रूपा ने बहुत गलत काम किया। मैं उसके पति से बात करूँगा। अरे तू क्या बात करेगा? रंगीले बूढ़े, पहले खुद को तो देख ले। ये कैसी बात कर रही हो? अरे बस कीजिए मुखिया जी। मेरी पत्नी ने जब मुझे आपके बारे में बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आपको मेरी पत्नी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई क्या?
अपनी जबान को लगाम दो। अरे चिल्ला कर क्या बात करता है? पहले तू अपनी उफनती हुई जबान को लगाम दे, जो इस उम्र में फड़फड़ा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? रिश्ते में और उम्र में तू मेरी पत्नी के पिता समान लगता है रे। ये मेरे ऊपर सरासर गलत आरोप है। अच्छा जी, कल तो बड़े रोमांटिक होकर पीछे पड़े थे। अगर तुम्हारे ऊपर ये आरोप गलत है तो अपना पैर दिखाओ। मैंने तुम्हारे पैरों पर लाठी ही लाठी मारी थी। मुखिया तुरंत अपने पैर दिखा देता है। ये कैसे हो सकता है? इनके शरीर पर तो चोट के निशान है ही नहीं, जबकि मैंने तो पूरी ताकत से लाठियां मारी थी। तभी वहाँ पर रूपा आ जाती है, जो कि खेतों की तरफ से आ रही होती है। आ गई तुम? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, और तुमने मेरे बेटे के गाल पर थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम विमला बहन? मैं तो खेत में गई थी, घर गई ही नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी वहाँ पर ताशा नगर गांव का साधु आ जाता है। मुखिया एक ही सांस में सारी घटना उस साधु को बता देता है। साधु तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक साधु अपनी आंखें खोलकर बोलता है, इस गांव में किसी भूत का साया पड़ चुका है। भूत का नाम सुनकर सब लोग डर जाते हैं। उसी भूत ने मुखिया और रूपा का रूप धारण करके सबको परेशान किया है। इससे पहले कि वो भूत गांव में और लोगों को परेशान करे, मुझे उसे वश में करना होगा। साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। साधु मंत्र पढ़ ही रहा होता है कि तभी मुखिया साधु से बोलता है, क्या आपकी मंत्र की शक्ति से वो भूत आपके वश में आ जाएगा? ये मंत्रों की दुनिया है मुखिया जी। मेरे मंत्र उस भूत के सामने एक बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप को धारण करके जाएंगे और उसे यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन ये दृश्य सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगता है। इस सारी घटना को कक्काल, टीपू और सुल्तान के साथ देख रहा होता है। जाओ जाओ, जाकर भोलू को सतर्क करो, वरना ये साधु उसे अपने वश में कर लेगा। अगर उसने सारी सच्चाई साधु को बता दी तो कहीं ये हमारे भी पीछे ना पड़ जाए। साधु के मंत्र एक सुंदर पुरुष का रूप धारण करके भोलू भूत के पास पहुंच जाते हैं। तुम तो बहुत सुंदर पुरुष हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं देख सकता। चलो, तुम्हें एक साधु ने बुलाया है। वहाँ पर टीपू और सुल्तान पहुँच जाते हैं। उस पुरुष की बातों में मत आना भोलू, वो कोई पुरुष नहीं बल्कि मंत्र है। जब मैं जीवित था तब साधु का कहना बहुत मानता था। आज भी मैं किसी साधु का कहा नहीं टालूंगा। मूर्ख भूत, वो साधु तुझे भस्म कर देगा। नहीं, मैं साधु के आदेश को नहीं टाल सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है इसकी बेवकूफी पर सुल्तान। मुझे पकड़ो कोई, मैं इसकी जान ले लूंगा। अबे पागल हो गया है, मरे हुए को तू क्या मारेगा? भोलू भूत ने उनकी बात नहीं मानी और उस पुरुष के साथ सीधे साधु के पास चला गया। साधु के पास जाते ही वो पुरुष गायब हो जाता है। भोलू भूत को देखकर गांव के सब लोग डरने लगते हैं। तो वो तू ही है जिसने गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मुझे ऐसा करने का आदेश दिया गया था साधु महाराज, लेकिन मैंने इन लोगों को डराया नहीं। हाँ, थोड़ा सा परेशान किया है, उसका भी मुझे बहुत पछतावा है। झूठ बोलता है तू। मैं अपनी मंत्र शक्ति से तेरा अतीत भी देख सकता हूँ। अगर तेरी बातें झूठी निकली तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद साधु आंख खोलकर बड़ी नम्रता से भोलू भूत से बोला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ भोलू, तुम वाकई बहुत भोले हो। जाओ, इस गांव में अब कभी मत आना। ऐसे कैसे जाने दें इस भूत को? तुम सब देखते क्या हो? मारो इस भूत को। गांव के लोग भोलू भूत पर लाठी डंडे लेकर चिपट जाते हैं। भोलू भूत बड़ी तेजी से मार खाता हुआ वहाँ से भागने लगता है। कक्काल टीपू सुल्तान के साथ सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कक्काल की बात सुनकर टीपू सुल्तान मुस्कुरा